नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र देव और आज हम बात करेंगे आज की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी पर। राजनीतिक खबर ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है क्योंकि आजम खां जेल से बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और उनका जेल में रहना और जेल से बाहर आना हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा। तमाम राजनीतिज्ञ भी इस पर नजर रखते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी उन पर नजर रखते हैं। और आज तो सबकी निगाह इसलिए उस पर थी कि ये चर्चा हो चली है कि 9 तारीख को वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पत्नी मायावती से मिली है तजीम फातिमा। इस तरह की चर्चा जोर शोर से चल रही है चारों ओर। कितना दम है इसमें? क्या समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर समाजवादी पार्टी को गुड बाय कह देगा, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव को ठुकरा देगा, मायावती की शरण में चले जाएंगे आजम खान? ये बहुत पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल इसलिए क्योंकि आजम खान कुछ कहते नहीं है, मुस्कुरा देते हैं, मौन रह जाते हैं, व्यंग में तंज में कोई बात कह जाते हैं। तो जो उनकी राजनीति को देखते आए हैं उनसे बात की जाए, उनसे समझा जाए। जो मायावती की राजनीति पर करीबी नजर रखे हुए हैं उनसे बात की जाए, समझा जाए। और हमारे भाई मित्र अवनीश विद्यार्थी से बेहतर कौन होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को न सिर्फ करीब से देखा है बल्कि मुझे लगता है आजकल तो और करीब से लेंस लगा के देख रहे हैं। स्वागत है आपका अवनीश जी। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। और आजकल तो आप बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे राजनेताओं से सीधी बात कर रहे हैं, उनकी उनके मनोभावों को आप आंख में आंख डालकर पढ़ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इन खबरों में सीधे सीधी बात करता हूं मैं, उसके बाद दूसरे सवालों पर जाएंगे। आजम खान क्या मायावती की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, बहुत मतलब ये सवाल ऐसा है जो पिछले कुछ घंटों से यूपी की सियासत में डोल रहा है। मैं यूं कहूं कि ये डोल नहीं रहा है, ये प्लांट किया गया है। अच्छा। और इसको प्लांट करने के पीछे कई सारे सियासी, गैर सियासी मकसद हैं। कई बार आप किसी के एजेंडे को एक धरातल देने के लिए कब इस्तेमाल हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और आजम खान इस बात में माहिर हैं कि वो आपको धरातल बना दें। मैं उनकी सियासत को मुझे लगता है 2 दशकों से तो लगातार फॉलो कर रहा हूँ। खास तौर पर जब से वो बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभरे, तब से लगातार उनको फॉलो कर रहा हूँ। 96 का चुनाव एक वो विधानसभा का हारे थे, उसके अलावा वो कभी जीवन में चुनाव नहीं हारे। लेकिन राजेंद्र भाई, विडंबना देखिए। आज वो कह भी रहे थे कि 12 बार मैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार चुनाव जीता हूं और ऐसा हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं हुआ। मैं यही बता रहा हूँ कि और ये विडंबना देखिए कि आज उनके घर में न एक सांसद है, न एक विधायक है, न एक विधान परिषद का सदस्य है। 2 बार चुनाव जीत कर आया उनका बेटा, उसकी सदस्यता दूसरी बार चली गई। वो खुद लोकसभा चुन करके आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो विधानसभा के सदस्य बने, वो विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। 72 मुकदमे, मतलब आप दर्जन में अगर उसको जोड़े तो मतलब 6 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भाई, मतलब उनके ऊपर, आजम खान के ऊपर। अब राजनीतिक तौर पर जब ये परिस्थिति आती है तो जिस बात के लिए आजम खान मशहूर हैं, और खासतौर पर यूपी की सियासत के जो विश्लेषक हैं वो आपको वो कहानी बार बार बताएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है। हर मौके पर जब जब उनको अपनी बात मनवानी होती है, पार्टी के अंदर ये दिखाना होता है कि उनका क्या रसूख है, सिर्फ पार्टी के नेतृत्व करने वालों को नहीं, जमीन तक कार्यकर्ता, नेता, उनके इर्द गिर्द जो लोग आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। अब आप देखिए कि आजम खान के आज रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी का कैडर किस तरीके से उनके पीछे अलाइन हुआ। सुबह से लगातार ट्वीट आ रहे हैं नेताओं के, बयान आ रहे हैं नेताओं के। इतना तो उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी नहीं आया था। और इन सब चीजों के मकसद में देखिए, जो बात आपने सबसे पहले पूछी, मैं उसका जवाब इसलिए ना में देता हूं क्योंकि बीएसपी आजम खान की पॉलिटिक्स को कभी सूट नहीं कर सकती।
और न बीएसपी की पॉलिटिक्स को आजम खान कभी जीवन में सूट कर सकते। और चूंकि नवाब खानदान और नवाब खानदान से उनकी अपनी अदावत दशकों पुरानी है रामपुर के अंदर, और लिहाजा वो कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं जा। वो समर्थन से चुनाव जीत गए 2019 का लोकसभा का, मंच पर मायावती के साथ भी मंच साझा किया, वो बात अलग है। वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार हो जाएं, चुनाव जीत जाएं पॉलिटिकल अलायंस में। आपको याद होगा 2017 का चुनाव तो साथ में ही लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं शामिल हो सकते। अब एक ही तरीका जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मैं उनको जितना मैंने रीड किया है, कि वो जो बयान उन्होंने सुबह से आज देने शुरू किए, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो अभी बाहर निकल कर आया हूं, अच्छा मेरे पास तो अभी मौका ही नहीं था किसी से बात करने का, वो पॉलिटिकल सस्पेंस मेंटेन करते हैं। वो एक प्रेमिका की भूमिका में आ जाते हैं, जो रूठ जाती है तो उसको मनाना बेहद मुश्किल होता है। और सच ये है कि आजम को रूठना और मुलायम सिंह यादव को मनाना आता था। नेताजी उनका हाथ पकड़ लेते थे तो वो मान जाते थे, लेकिन उससे पहले वो अपनी शर्त मनवा बैठते थे। वो शर्त किसी को मंत्री बनाने की हो, किसी को विधान परिषद भेजने की हो, किसी को राज्यसभा भेजने की हो, कोई फैसला कराना चाहते हो उसमें उनको कामयाबी मिलती। तो और उससे पहले ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट रहा है, और वही बात उन्होंने 2012 से 17 तक अखिलेश यादव के साथ भी दोहराई। मैं खुद उन कैबिनेट मीटिंग्स का गवाह रहा हूं, मैंने कवर किया, जहां दर्जन भर से ज्यादा कैबिनेट मीटिंग्स का वो हिस्सा नहीं रहे। एक मीटिंग तो ऐसी हुई, मैं आपको बताता हूं राजेंद्र भाई, जिस मीटिंग में वो गए और मीटिंग का दरवाजा बंद हो गया। आप सोचिए, आजम खान के लिए अगर दरवाजा बंद हो जाए, और चूंकि देखिए वो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव के समय थी, और वो समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के समय थी, खासतौर पर पोस्ट 2014 लोकसभा चुनाव 2014 के बाद की समाजवादी पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी इंटायरली डिफरेंट थी। और आजम खान को नाराज होकर वापस आना पड़ा। नीचे में उनको मिला, मैंने पूछा अरे कैबिनेट की बैठक बड़ी जल्दी खत्म हो गई, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं बैठक जल्दी खत्म नहीं हो गई, मुझे कुछ काम था सो मैं निकल आया। वो कहानी मुझे बाद में पता चली कि वो ऐसे भी देर से आते थे, कि पहले देर से आते थे तो उनको भाई वो सीनियर मिनिस्टर थे, उनके पिता के साथ काम कर चुके थे, वो अखिलेश यादव अपने पिता के समकक्ष लोगों को बहुत आदर देते रहे। अब आजम खान भी उस आदर को तो पाते रहे, लेकिन वो कई बार उनको सियासी तौर पर अभी वही भतीजा समझ रहे थे, लेकिन अब वो भतीजा परिपक्व नेता के तौर पर, पार्टी के मतलब बड़े चेहरे के तौर पर, मुखिया तो तब नहीं थे वो, लेकिन उस रूप में इमर्ज हो चुका था। तो अब वो उस तरीके से उन चीजों को नहीं ले रहे थे, और उसका नतीजा हुआ कि वो बार बार नाराज हुए। लेकिन फिर वही बात, मुलायम सिंह यादव के यहाँ पंचायत हुई, जो जो उनकी डिमांड थी वो पूरी की गई। अब आप देखिए ना 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कमाल किया। लेकिन इस बार अखिलेश यादव, चूंकि वो बात मैं कह रहा हूं ना कि दोनों में अंतर था, अखिलेश और यादव और मुलायम सिंह यादव में एक अंतर है, और वो अंतर यहाँ दिखता है। अपने बहुत ही करीबी, और जिसको 2019 का लोकसभा का टिकट दिलवाया था मुरादाबाद से एसटी हसन, उन एसटी हसन का टिकट 2024 में आजम खान ने ही कटवा दिया, और अपनी करीबी रही रुचि वीरा को वहां से लास्ट आवर्स में उनकी लैंडिंग कराई। टिकट 2 बार कैंसिल हुए, और एक बार तो ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने एसटी हसन को कहा जाओ पर्चा दाखिल कर दो, तब तक रुचि वीरा ने पर्चा दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव ने एसटी हसन को विकल्प दिया कि तुम रामपुर जाके चुनाव लड़ लो, लेकिन एसटी हसन को लगा अरे मैं अपनी सिटिंग सीट छोड़ के मैं वहां क्यों चला जाऊंगा, और वो भी अगर आजम मुझसे नाराज हैं तो रामपुर में तो मुझे हरवा देंगे। ये सोचकर एसटी हसन नहीं गए। अब आप देखिए गलती कैसे होती है सियासत में। और दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद के जो इमाम हैं, उनको अखिलेश यादव हाथ पकड़ के ले आके रामपुर में उन्होंने लास्ट आवर्स में, एकदम आखिरी दिनों में, टिकट तय हुआ 1-2 दिन पहले नॉमिनेशन खत्म होने के, हाथ पकड़ के उनको हेलीकॉप्टर से भेजा, उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ, और उस सीट से वो चुनाव जीत गए।
अब एसटी हसन को लगता होगा कि क्या मुकद्दर था, अगर मैं चुनाव लड़ता तो शायद मैं उनसे ज्यादा मतों से चुनाव जीत जाता। लेकिन अब कहते हैं सियासत, क्रिकेट, सब में भाग्य सबसे प्रबल है, जिसके हाथ में लिखी थी जीत उसके हाथ में आ गई। ये तो बात अब सही है अवनीश भाई आजम के। खान को अपनी रामपुर की सीट नहीं मिली और हम्म। मुरादाबाद की सीट पर उनके चहेते को टिकट दे दिया। हम्म। तो एक टिकट कटवाना, दूसरे को टिकट दिलाना, ये दो काम हो गए ना। अब दो हाँ। बातें मनवा लिया आपने। इससे पहले विधान परिषद के भी एक चुनाव में सहारनपुर के एक नेता थे, उनके लिए बड़ी पैरवी की आजम खान ने, और अंत में वो उनको टिकट दिलाने में एमएलसी का कामयाब रहे। तो ये उनकी खूबी है, वो किसी डिसीजन से पहले माहौल बनाते हैं। वो माहौल वो बना रहे हैं कि कम से कम रामपुर, बरेली, बदायूं, आसपास के जो 14-12 जिले हैं, उनमें अखिलेश यादव उनसे राय मांगे। हम्म। और इसलिए राय मांगी क्योंकि अब एक एक वोट, क्योंकि सब जानते हैं कि यूपी का चुनाव बहुत क्लोज है, 2-1% वोट की सिर्फ जो है वो बहुत मेजर चेंज ला सकता है। और ये वो इलाका है, मतलब ये जो आजम खान का गढ़ है, रुहेलखंड का इलाका मोटा मोटी अगर आप कह लें तो, और जो ब्रज का क्षेत्र है, जो अखिलेश यादव का कमोबेश आगरा मथुरा के इलाके को छोड़ दे, जो जाट लैंड है, इधर की तरफ आप फिरोजाबाद से जब कानपुर की तरफ आते हैं तो ये अखिलेश यादव का एक तरीके से गढ़, उनके परिवार का गढ़ है। ये हम्म। दोनों 2022 के चुनाव में इस इलाके में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। पूर्वांचल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो जो दोनों गढ़ थे वहां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा और नतीजा पार्टी के खिलाफ गया। पार्टी सत्ता में नहीं लौटी 2022। हम्म। तो इसलिए 1-1% वोट का बहुत महत्व है, और आजम इस बात को समझते हैं। इसलिए वो मतलब वो सियासी गुत्थी उलझा रहे हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले, वो घर चुपचाप बैठ जाएंगे, वो चुपचाप सो जाएंगे, लेकिन वो कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाने वाले। ये मेरा दावा है, ये जितना आप मैं बड़ी उनको बात जानता कह रहे हैं अवनीश भाई, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप दावा भी कर रहे हैं कि जितना आप उनको जानते हैं, जितना आपने उनका सियासी जीवन करीब से देखा है, वो जाने वाले कहीं नहीं है। और आपकी बात से मैं ये समझ पाया कि वो एक दबाव बना रहे हैं इन उलझनों को पेश करके मीडिया के सामने कि अभी तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अभी तो मैं देखूंगा, अभी तो मैं सोचूंगा, देखते हैं, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, वरना कोई मुझे रिसीव करने आया होता। ये उनका पुराना अंदाज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ऐसे ही बात करते हैं। नहीं, लेकिन लास्ट आवर में अभी राजेंद्र भाई उन्होंने ये बात कह दी है। लास्ट हम्म। क्वेश्चन में अभी मैं लगातार उनके अलग अलग मैं देख रहा था कि वो कैसे खुल रहे हैं। तो पहले थोड़ी देर सीतापुर में नहीं खुले, फिर और आगे बढ़े, थोड़ा और खुले, थोड़ा और खुले, और जैसे वो रामपुर की सरहद यानी अपने किले के इलाके में दाखिल हुए हैं, वैसे वैसे वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता गया। और वहां पर जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा, जब उसे पूछा गया कि आपकी पत्नी तो मायावती से मुलाकात करके आई हैं, बीएसपी सुप्रीमो से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग झूठे लोग नहीं हैं। हम्म। ये शब्द इस्तेमाल किया है, और यही इस बात को इंगित कर देता है कि उनकी पत्नी की, मतलब मैं ये बात पहले से जानता हूं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चूंकि देखिए पॉलिटिक्स में जब कोई नैरेटिव आता है तो हमको उसको डिस्कस करना होता है, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल आदमी है, आज उसके मन में कुछ और है, कल उसने इंटायरली चेंज मार दिया तो आप क्या कर लेंगे? सही बात है। कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो वो बात उनके साथ भी है कि वो उन्होंने जो बात कही है कि हम लोग झूठे लोग नहीं है, तो वो इस बात को पुष्ट करता है। एक तरीके से उनका एक आधिकारिक बयान आप मान लीजिए कि अब उन्होंने आप ये किसी बताइए पूरी मुलाकात को डिनाई कर। अवनीश भाई, अब आप ये बताइए, आपका अनुमान क्या है, क्या वो पहले वाले तेवरों वाले आजम खान रहेंगे, या ज्यादा दबे हुए, ज्यादा झुके हुए, ज्यादा नरम और सरकार पर कम हमलावर होंगे? मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। अब अगर आप मोटा मोटी बात करिए, एक दौर था खासतौर पर साल भर पहले 24 के समाजवादी पार्टी के अंदर इंटरनली, अब ये आधिकारिक तौर पर कोई नहीं मानेगा, पर इंटरनली ये माना जाता था कि आजम खान जहां हैं अभी, अगर कुछ दिन और यहाँ रहें तो पार्टी के लिए बेहतर है, क्योंकि वो कई नई नई मुसीबतें पार्टी के लिए खड़ी कर देते हैं। उन हम्म। मुसीबतों से पार्टी को राहत मिलेगी, पार्टी पसोपेश की स्थिति में नहीं पहुंच हम्म। पाएगी। लेकिन अगर वो बाहर है तो अपने बयानों से, अपने जो उनकी तकरीरें हैं उनसे, वो सुर्खियों में आने वाले
ऐसे मुद्दे छेड़ जाते हैं जो अलग तरह के नैरेटिव, और खासतौर पर पैन यूपी जो है वो उसको डेवलप करते हैं। अब आजम जब बाहर निकल कर के आए हैं, मैं नहीं मानता कि वो बहुत खामोश रहने वाले हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी पारी है। ध्यान रखिएगा राजेंद्र जी, ये उनकी आखिरी पारी है। अगर एक आध मतलब अगर इनके पास 5-7 साल 10 साल और होता तो मैं कहता कि शायद वो इंतजार कर लेते, लेकिन आज उनकी पॉलिटिक्स का सबसे लो फेज है, जहां पर उनके परिवार का कोई सदस्य किसी सदन में नहीं है, और वो अब इस स्थिति में भी पता नहीं है कि नहीं है, तकनीकी रूप से मैं बहुत एकदम से क्लियर नहीं हूं, वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आगे, ये भी एक सवाल। हाँ, उनका बड़ा बेटा सवाल। जो है अब्दुल्ला, वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, जो उनके पॉलिटिकल सक्सेसर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सवालों के बीच में उनके परिवार की और उनकी राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प। आप देखिए ना, कपिल सिब्बल को वो निर्दलीय राज्यसभा के लिए अखिलेश यादव को मना गए। अखिलेश यादव ने उनकी बात मानने के लिए कपिल सिब्बल को निर्दलीय सपोर्ट किया, अपने पार्टी के टिकट पर नहीं, वो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे और उनको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, और पार्टी ने उसके लिए लोकसभा संसद के अंदर अपना, राज्यसभा के अंदर जो कार्यालय था उसका त्याग कर दिया। कम से कम 5 एमपी होने चाहिए, एमपी घट के 3 रह गए थे, और चूंकि एक निर्दलीय हो गए तो वो कुर्बानी भी पार्टी ने दी कि चलो भाई पार्टी कार्यालय भी नहीं रहेगा, आजम साहब खुश रहे। तो इस लेवल पर रिलेशन है, इस लेवल पर उनका प्रेशर रहा है। चूंकि कपिल सिब्बल उनके मामले लड़ते थे, ठीक है कि वो अखिलेश यादव से भी करीबी थी उनकी, उनको अरविंद केजरीवाल भी ऑफर कर रहे थे, ममता बनर्जी भी ऑफर कर रही थी, ऑफर्स उनको बहुत सारे थे, लेकिन वो निर्दलीय जाना चाहते थे क्योंकि कांग्रेस से बहुत दूरी भी नहीं रखना चाहते, और शायद यही वजह है कि अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां नहीं, तो वापस ये जो कांग्रेस की आखिरी तरफ बढ़ फेज रही। आप कह रहे हैं उनकी राजनीति का, क्या इसमें वो अखिलेश के करीब रह पाएंगे? देखिए, जो एक मोहब्बत होती है ना, वो दिखती है आंखों में, बातों में, अल्फाजों में, वो मुझे तो महसूस नहीं होती। आपको होती है क्या? देखिए वो बहुत करीब हो जाए, वो जिसके करीब थे उसके करीब ही रहे, मतलब मुलायम सिंह यादव के करीब थे ना भाई वो, तो मुलायम सिंह यादव तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब अगर उनके करीब किसी को जाना होगा तो अब्दुल्ला आजम को जाना होगा, और अब्दुल्ला गाहे बगाहे ये बात कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वो मदद की है जो मदद जताई नहीं जाती है। ये मैं उनके 2-3 इंटरव्यू सुन चुका हूं। ठीक है कि इस अच्छा। बात पर उनके पिता और उनकी माता का अलग मत है, वो थोड़ा सा तीखा व्यंग्यात्मक बोलते हैं दोनों, तो उनका मत अलग है। लेकिन जब आप अब्दुल्ला आजम से पूछेंगे तो वो हर बार ये कहेंगे कि नहीं, अखिलेश जी ने मदद की है, और अखिलेश जी ने वो मदद की जो जताई नहीं। सो अब जो रिश्ते रखने हैं, आप ये नेक्स्ट जनरेशन की बात है ना, सियासत अब अब्दुल्ला को करनी है, उस विरासत को आगे अब अब्दुल्ला आजम को ले जाना है। अब मुझे वो तस्वीर याद है जब स्वार में वो कैंपेनिंग कर रहे थे अखिलेश यादव, उन्होंने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ करके ऊपर किया था और पब्लिक से कहा था कि आप तैयार हैं अब्दुल्ला को नई भूमिका देने के लिए। मुझे तो ये, अगर मैं सही हूं पता नहीं, आजम शायद जिद पर लोकसभा की सदस्यता छोड़ करके 22 का रामपुर सदस्य चुनाव लड़े थे। मेरी जो जानकारी, अखिलेश यादव चाहते थे कि अब्दुल्ला ही चुनाव लड़े, और अगर सरकार बने तो अब्दुल्ला आजम ही उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, न कि आजम खान बने। अच्छा। लेकिन चूंकि वो, आप भी जानते हो, उनकी जिद इतनी है, वो लोकसभा के सदस्य थे फिर भी वो चुनाव लड़े। चूंकि अखिलेश यादव भी लड़ रहे थे इसलिए वो उनको भी नहीं मना कर पाए कि कोई प्रिंसिपल बने कि भाई ठीक है लोकसभा के लोग नहीं लड़ेंगे। अच्छा, उनको था सरकार आ जाएगी तो मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो सरकार में नंबर 2 भूमिका उनकी रहेगी। तो उन तमाम चीजों के नाते वो उस पर नहीं हुए। वरना मैं जो जानता हूं कि अखिलेश यादव का मन ये था कि अब्दुल्ला आजम आगे भविष्य, मतलब जो उनकी राजनीति है आजम परिवार की, उसको आगे लेकर के चले, और उन्होंने कई ऐसे राजनीतिक परिवारों में किया है। वो चाहे बेनी प्रसाद वर्मा का परिवार रहा हो, वो चाहे बलराम यादव का परिवार रहा हो, उन तमाम परिवारों में जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको अखिलेश यादव ने पुश किया है पॉलिटिक्स में। और वो जैसे यासिर शाह हैं, ऐसे तमाम सारे नेता जो उनके पिता के साथ काम करते रहे, उनकी पॉलिटिक्स को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब आप ये बताइए अवनीश भाई के 2027 की जो तैयारी है ना, वो तो आप महसूस कर रहे होंगे। उसका जो उसकी जो कहते हैं ना, फिजाओं में महक जो है ना, वो बिखरी पड़ी है। बातों बातों में लोगों के मुंह से निकलती भी है, राजनेताओं के मुंह से भी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, सबके मुंह से भी। और मैंने देखा है पब्लिक, जो भी लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पे कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हैं,
उनके जहन में भी 2027 का चुनाव जगह बनाने लगा है। अब जब आजम जेल से छूटकर घर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, तो ये जो रोहेलखंड का इलाका है, मेरा सवाल ये है, रोहेलखंड का जो इलाका है, इसमें समाजवादी पार्टी का दबदबा आजम के वापस आने की वजह से बढ़ेगा, पहले जैसा रहेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता है? बीजेपी जिस ताकत पे इस वक्त सवार है, ताकत के घोड़े पर, वो जारी रहेगा और वैसा ही रिजल्ट दिखाई देगा जैसे दिखाई दिया था 2022 में। पॉलिटिक्स जो है ना वो नैरेटिव से अब चलती है, पूरी तरीके से नैरेटिव से चलती है। पहले शायद जब बहुत क्लोज फाइट होती थी, 150 सीट पर सरकार बन जाती थी, तब जातियों का वोट, स्थानीय समीकरण, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते थे। लेकिन जब से ये व्यक्तिवादी राजनीति उभरी है फिर से दोबारा, तब से क्या होने लगा है कि किसी योगी आदित्यनाथ पर जनता मुहर लगा देती है और विधायक चुनाव जीत जाते हैं, किसी नरेंद्र मोदी पर मुहर लगा देती है जनता और सारे सांसद जीत करके चले आते हैं, किसी अखिलेश यादव या राहुल गांधी या पीडीए के नारे या आरक्षण को लेकर के जनता मुहर लगा देती है और इंडिया गठबंधन यूपी जैसे स्टेट में जो है वो एनडीए को पछाड़ देता है। ये पॉलिटिक्स जब का जो दौर आया, इस दौर में व्यक्तियों के जाने आने से बहुत मोटा मोटी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तय मानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा आज कौन है मुस्लिम वोट या चाहे दलित वोट या ओबीसी वोट के लिए यूपी में कैचर कौन है, कौन इस वोट को कैच करने वाला। अगर हिंदुत्व की बात करेंगे, ऑब्वियसली आप योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे कि योगी आदित्यनाथ है। अगर बीजेपी के अंदर ओबीसी वोट की बात करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस है वहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तो ओबीसी वोटर वोट कर देगा, लेकिन बीजेपी की जो बी टीम यूपी के अंदर है उसमें वो पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने क्षेत्रों के आगे दूसरे क्षेत्रों में भी वो नेता प्रभाव दे पाए। उसके लिए वो पॉलिटिकल अलायंसेस पर निर्भर है, जिसमें चाहे अच्छा, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या आरएलडी हो, इस तरह के नेताओं पर निर्भर हैं उन जातियों समूहों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोट पाने को लेकर के। समाजवादी पार्टी में उल्टी स्थिति। समाजवादी पार्टी अभी भी कमोबेश उसी छत्रप वाली पॉलिटिक्स के तौर पर चल रही है। मसलन अवध में आइएगा तो बेनी प्रसाद वर्मा होंगे, किसी बस्ती में जाएंगे तो राम प्रसाद चौधरी होंगे, किसी बलिया में जाएंगे तो राम गोविंद चौधरी भी होंगे, अंबिका चौधरी भी होंगे। आप आजमगढ़ जाएंगे तो वहां दुर्गा यादव, धर्मेंद्र यादव, जो लोग भी अभी वहां के पॉलिटिक्स में हैं, उनका अपना असर दिखाई पड़ेगा। एक ठीक है कि वहां लीडर से डायरेक्ट हैं ज्यादातर नेता, तो लेकिन छत्रपों की भी अपनी सियासत है। अब आजम खान अपने आसपास की 2-3 सीटों पर दखल दे सकते हैं, सीट का टिकट बदलवा सकते हैं, ये सब तो हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो अखिलेश जी के पिताजी के मित्र हैं, लिहाजा वो लिहाज में 2-4 और जिलों में 2-4 सीटों की में उनका दबदबा मान सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन ये बस दाल में नमक से भी कम हुआ है, ये बात तय है। मतलब वो गोरखपुर की सीट नहीं तय करा पाएंगे। वो सीट अगर तय करा पाएंगे तो रामपुर की, बरेली की, सहारनपुर की, बिजनौर की कुछ सीटों, इन्हीं इलाकों में अपना असर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी राजनीतिक विरासत बचानी है। अब उनके पास लड़ाई समाजवादी पार्टी को डेंट करने, डैमेज करने से ज्यादा अपनी सियासत को पटरी पर लाने की है कि वो अपने पॉइंट। मुकदमे खत्म करा करके खुद को सदन में लाने लायक या अपने बेटे को सदन में लाने लायक बचा पाएंगे, बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और यही समाजवादी पार्टी की लिए जो है वो रास्ता खुल जाता है उनके दबाव से बाहर निकलने। ये आपने जो है ना मेरे सवाल का जो एक पहलू है उसका आपने जवाब दिया है। मैं फिर से जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में समाजवादी पार्टी रोहेलखंड में पहले जैसा दमदार प्रदर्शन करेगी, या जैसे बीजेपी ने इनरोड्स उसमें अपने जो है ना जो जड़ें जमा दी हैं, घुस गए हैं, वो प्रक्रिया जारी रहेगी और समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में कमजोर होती जाएगी? देखिए कुछ जिले हैं, मैं जिलेवार ही बात कर पाऊंगा। रुहेलखंड के जो जितने जिले हैं, अब ये शाहजहांपुर है, अगर शाहजहांपुर को, मुझे टेक्निकली मैं हो सकता है गलत भी हो सकता है कि अवध में भी उसको काउंट करते हो, पर चूंकि नहीं, बरेली शाहजहांपुर मंडल में अवध में आता है आता है। तो मैं शाहजहांपुर रुहेल अवध में। नहीं, पर वो मंडल उसका बरेली है, इसलिए मैं उसको हाँ। मानता हूँ कि शायद वो रुहेलखंड में आता होगा। एनीवे, जहां भी आता हो, मैं वहां से शुरू करता हूँ। शाहजहांपुर की पॉलिटिक्स में अभी समाजवादी पार्टी के पास दमदार नेता नहीं। अब वो फिर मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स अगर
उभरेगी, कोई आरक्षण, कोई अखिलेश यादव, राहुल गांधी का फैक्टर काम करेगा, वहां पर एमएलए जीत कर चले आए, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लीडरशिप का वहां पर जहां जहां वैक्यूम है, पहले एक जमाने में वहां पर पार्टी के पास नेता थे, अब ऐसे आगे बढ़िए, पीलीभीत है, पीलीभीत में दिक्कत है, फिर ऐसे आप आगे बढ़िए, आप बरेली के अंदर दिक्कत है, बरेली के अंदर कोई बहुत अच्छी लीडरशिप समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। मैं फिर उसी बात को डिस्क्लेमर के साथ की, व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स में फिर कोई चीज मायने नहीं रखती, सिर्फ मोमेंटम मायने रखता है, उम्मीदवार कोई भी उतार दो। जी ठीक इसी तरीके से आप अब जहां मजबूत है वो है रामपुर। रामपुर में कुछ बेहतर कर सकते हैं वो आजम के आने की वजह से भी, और मोमेंटम भी उनका साथ में अगर मिल गया, वे जो लहर अगर बन रही है उनके पक्ष में, तो वहां पर और बची हुई सीटें भी जीत जाएंगे। मुरादाबाद है, मुरादाबाद चूंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, आप भी जानते हैं, तो वहां पर सिटिंग एमपी भी उनकी है, तो वहां पर वो कुछ सीटें अपनी बढ़ा सकते हैं। ऐसे और बगल के जिले हैं, चाहे वो बिजनौर हो गया या मुजफ्फरनगर का इलाका हो गया, इन सब इलाकों में समाजवादी पार्टी अपने नंबर्स पिछली बार की तुलना में बढ़ा सकती है। पर कुछ जिले हैं जहां पर अभी लीडर्स का प्रॉब्लम है पार्टी के साथ, और उन जिलों में अभी मुझे लगता है पार्टी को काफी काम करना पड़ेगा, कास्ट लेवल पर भी और लीडरशिप को ग्रूम करने के लेवल पर। थैंक यू सो मच अवनीश भाई, आपने बहुत क्लियर जवाब दिया। होता क्या है, मैं ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जब हम पत्रकार लोग बात करते हैं तो बातों को बड़ा गोलमोल घुमा के कहते हैं, कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहते हैं। लेकिन आपने दो तीन बातें बहुत साफ कही हैं। आपने जो बात पहली कही कि आजम खान कहीं नहीं जाने वाले, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे और उनके लोग सेट हो जाएं और जो राजनीतिक विरासत उन्होंने बनाई है वो बनी रहे, ये भी उनका लक्ष्य है। और वो अपने जीवन की आखिरी जो सियासी सेक्शन है उसमें वो दाखिल हो चुके हैं। जो राजनीतिक, जो अगर उसको जीवन को बांटा जाए तो ये आखिरी उनका वो फेज चल रहा है। इसमें वो कतई ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो उन्होंने बनाया है वो गंवा दें। और तीसरी बात आप कह रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी को कुछ जगहों पर तो जो डेमोग्राफी है, जो कास्ट इक्वेशन है, जो धार्मिक समीकरण है, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर बहुत काम किया है ग्राउंड लेवल बिल्कुल। पर और उन्होंने एक कैडर खड़ा किया है। तो मुकाबला होगा रोहिलखंड में, और कोई बीजेपी को वाइल्ड कार्ड, सॉरी, समाजवादी पार्टी को कोई जो है ना एकदम केक वॉक नहीं होने वाला है कि वो आएंगे और जीत के चले जाएंगे और बीजेपी देखती रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, फाइट होगी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, ये इस मंच पर आप पहली बार आए हैं, नवरात्र का पावन समय चल रहा है। और जैसा मैं अनुमान कर रहा था, जो आपका पॉलिटिकल इंसाइट है खासकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विषयों में, आ, उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा अगर वो धैर्य से उन्होंने पूरी बातचीत देखी। तो आजम खां के जेल से बाहर आने और उनके राजनीतिक जीवन की जो तमाम पहलू हैं, आपकी बातों से उनका ज्ञान बढ़ेगा आजम खां के बारे में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेंद्र भाई, और मैं आपके दर्शकों को और आपको दोनों को शुभकामना देता हूँ, और इस बात की कामना करता हूँ माँ भगवती से कि आपका भी जो प्रयास है खासतौर पर इस मंच के माध्यम से वो साकार हो, और जो मन में आपने जो बीड़ा उठाया है, या जो भी जिस रूप में भी आप इस सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आप कामयाब हो। धन्यवाद।